हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बोर्ड परीक्षा 2024 एमपी बोर्ड के हिंदी विषय के लिए 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने के डेफिनेटली 100% चांसेस हैं। क्योंकि आपको पता है कि मैंने 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन हैं, 2 मार्क्स वाले जितने प्रश्न पूछे जाने सभी का वीडियो प्रोवाइड करा दिया है, चैनल पर जाके देख सकते हैं। 3 मार्कर क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने बता दिए हैं कि कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, किस टाइप से आपके प्रश्न आएंगे, पूरे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चैनल पे प्रोवाइड करा दिए हैं। अब बारी रह गई थी 4 अंक वाले प्रश्नों की। 4 अंक वाले 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 16 नंबर आपके कंप्लीट करेंगे। पूरी वीडियो को देख लेना किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से प्रश्न आएंगे, चलिए हम देखते हैं। उसके बाद ही मैं इस PDF को डाउनलोड करने का तरीका भी बताऊंगा, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और इससे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। देखिए, 4 अंक के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। 4 अंक के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका मतलब है एक प्रश्न 4 अंक का तो 4 प्रश्न 16 अंक के, यानी 16 अंक आपके कंप्लीट कराएंगे। 4 चीज़ें कौन सी? पत्र लेखन, संदर्भ प्रसंग व्याख्या जो कि गद्यखंड से एक होगी, और एक आपकी काव्यखंड से होगी संदर्भ प्रसंग व्याख्या, ठीक है। और एक निबंध लेखन से क्वेश्चन आएगा। तो ये आपके 4-4 नंबर, ठीक है, 4-4-4-4 16 नंबर इन सभी से कंप्लीट होंगे, 16 नंबर, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पत्र लेखन, जो कि आपके 4 नंबर कंप्लीट कराएगा, ठीक है। पत्र लेखन 2 टाइप से पूछे जाते हैं, औपचारिक पत्र होते हैं, अनौपचारिक पत्र होते हैं, ठीक है। औपचारिक पत्र में सबसे पहले हम देखते हैं जो औपचारिक पत्र में वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जबलपुर नगर निगम के निगमायुक्त को जल नियमित आपूर्ति करवाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। 2022 की बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछा भी गया है। चलिए देखते हैं किससे लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर दिनांक लिख देंगे, दिनांक आपकी परीक्षा की डेट लिख देंगे, जैसे कि मैंने इसमें 6 तारीख की लिख दी है, क्योंकि आपको 6 तारीख को परीक्षा देनी है। प्रति निगमायुक्त नगर निगम जबलपुर, ऐसा लिखने के बाद ये आप पूरी लिख देंगे। उसके बाद देखिए विषय में एक ध्यान रखना आप लोग, विषय में जिस संबंध में पूछ रहा है वो लिख देना। कभी आपसे एप्लीकेशन ना भी बने तो विषय जरूर लिख के आना, क्योंकि विषय आपका इसी में लिखा होता है, ठीक है। तो विषय आपको जरूर लिख के आना है, जैसे कि जबलपुर नगर निगम के निगम आयुक्त को नियमित जल आपूर्ति करवाने हेतु आवेदन पत्र, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद महोदय यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद ये पूरा इसमें बॉडी लिख देंगे कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी नगर में जल प्रदाय की स्थिति अत्यंत शोचनीय है। वार्ड संख्या 9 के संपूर्ण क्षेत्र में गत 3 दिनों से जल आपूर्ति नहीं हो रही है। क्षेत्रीय नागरिक जल की कमी से आकुल व्याकुल हैं। जब शीतकाल में ही जल की आपूर्ति की इस प्रकार की अवस्था है, तो ग्रीष्मकाल में जल आपूर्ति की स्थिति क्या होगी, यह आप स्वयं ही सोच सकते हैं। आशा ही नहीं, अभी तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप जल आपूर्ति की नियमित व्यवस्था करके अनुग्रहित करेंगे। सादर धन्यवाद। और यहाँ पर प्रार्थी लिख देंगे जिस भी वार्ड से आप लिख रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये लिखना होता है। ये आपका औपचारिक पत्र है। औपचारिक पत्र क्या होता है? जो किसी अधिकारी को या किसी ऐसे व्यक्ति को लिखें जो किसी पोस्ट पे है, ठीक है। अनौपचारिक पत्र जो हम अपने संबंधियों को लिखते हैं, माता पिता को लिखते हैं, दोस्तों को लिखते हैं, वो अनौपचारिक होते हैं। वो हम अभी अनौपचारिक भी देखेंगे, पहले हम औपचारिक कंप्लीट कर लें, ठीक है। परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिलाधीश को आवेदन पत्र लिखना है। 3 स्टार लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है। त्रैमासिक छमाही आपने देखा होगा, आपके जो अभ्यास प्रश्न पत्र जारी किए गए उसमें भी ये क्वेश्चन आपको दिखा होगा, ठीक है। तो इसको कंप्लीट कर लेना। देख लीजिए कैसे लिखना होता है। सेवा में जिलाधीश महोदय, जिला भोपाल। डेट आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, 6 तारीख को पेपर है तो 6 लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए ये पूरा आपको लिख देना है। परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक के यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने होते। कई लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए आपको सेवा में लिखना है, प्रति भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है, और कोमा का भी ध्यान रखना है। जैसे सेवा में लिखा तो सेवा में लिखने के बाद यहाँ पर कोमा जरूर लगाना है, क्योंकि हिंदी है भैया। हिंदी में एक मात्रा का नंबर भी कटता है, यदि आप एग्जामिनर ठीक से चेक कर ले तो हमें सब चीज़ों का ध्यान रखना है। सेवा में के बाद यहाँ पर कोमा लगा देंगे, फिर लिखेंगे जिलाधीश महोदय, फिर कोमा लगा के जिला भोपाल, इसको नीचे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर दिनांक डाल देंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे विषय, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में फुल स्टॉप, जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है फुल स्टॉप, ठीक है। तो फुल स्टॉप भी आपको सही तरीके से लगाना है, क्योंकि पत्र लेखन में हर छोटी से छोटी चीज़ देखी जाती है। यदि आपने सभी सही लिखा है तभी आपको पूरा नंबर मिलता है, नहीं तो उसमें एक नंबर भी वो काट सकते हैं, क्योंकि नंबर काटने के लिए वो हर तरीके से चेक कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं तो डेफिनेटली वो चेक करते हैं 2 बार कॉपी, तो उसमें आपके नंबर काट सकते हैं 1-2 नंबर, यदि आपने फुल स्टॉप कॉमा वगैरह सही से नहीं लगाया तो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ से क्या चीज़ लगाना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, फिर प्रार्थी लिख देंगे, और यहाँ पर छात्रगण आप अपने लिख सकते हैं, जिला भोपाल मध्य प्रदेश से लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें लिखना क्या होता है, ध्वनि विस्तारक के यंत्र को प्रतिबंध लगाने हेतु कि नम्र निवेदन है कि हमारे आजकल नगर के छात्र अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। ऐसे में ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रातः देर से रात तक भारी शोरगुल करते हैं।
जिससे तीव्र ध्वनि प्रदूषण के फलस्वरूप छात्रों को अध्ययन में अत्यधिक व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर अविलंब प्रतिबंध लगाकर छात्रों को सुचारू रूप से अध्ययन करने की सुविधा प्रदान कर अनुग्रहित करें। ठीक है, ये आपको इसमें लिखना होता है। अगला देखिए, आप सुदामा नगर इंदौर में रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपके मोहल्ले में गंदगी व्याप्त है जिससे बीमारियां फैल रही हैं। सफाई व्यवस्था हेतु नगर निगम को पत्र लिखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेवा में श्री मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी। अब ये ध्यान रखना है कि आपको किसको लिखना है। ठीक है, जैसे कि ये जो है मोहल्ले में गंदगी व्याप्त है, तो इसके लिए किसको लिखेंगे, तो किनको लिखेंगे, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को लिखेंगे। ठीक है, यही तो हमें ध्यान रखना है कि किसको हमें लिखना है। फिर नगर निगम इंदौर लिख देंगे, जो कि हमें दिखाया गया है इसमें कि सुदामा नगर में रहते हैं तो नगर निगम को लिखेंगे। विषय सुदामा नगर की सफाई व्यवस्था हेतु। ठीक है, मोहल्ले की सफाई के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। महोदय डाल के सुदामा नगर इंदौर का महत्वपूर्ण मोहल्ला है, यहाँ पर प्रतिशत लोग रहते हैं किंतु यहाँ की सफाई व्यवस्था बहुत ही खराब है। सड़कों पर कूड़े से ढेर लगे हैं, नालियाँ बंद पड़ी हैं जिससे चारों ओर पानी फैल रहा है, सीवर चौक है अतः उफल रही है, गंदगी और बदबू सभी तरफ साम्राज्य है, मक्खी मच्छरों के प्रकोप से संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं, कई घरों में तो लोग बीमार हो रहे हैं। ठीक है, सफाई की नियमित व्यवस्था का देखिए ये रटना नहीं है, बस एक बार देख लीजिए कैसा लिखना है, तरीका देख लीजिए, बस अपने हिसाब से आप लिख के आ सकते हैं। ठीक है, बस ध्यान का रखना होता है, ध्यान यहाँ रखना होता है कि यहाँ पर सेवा में के बाद कोमा लगाना है, ये सब चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। बाकी बॉडी में आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कुछ भी तो नहीं लेकिन उससे संबंधित बहुत अच्छे से आप लिख सकते हैं, इसमें आपको नंबर जरूर मिलते हैं। फिर यहाँ पर धन्यवाद का ध्यान रखना है, सादा धन्यवाद लिख देंगे, भवदीय लिख सकते हैं, त्रिभुवन प्रसाद और सुदामा नगर इंदौर, या ऐसा लिख सकते हैं समस्त मोहल्लेवासी, दिनांक डाल देंगे, दिनांक ऊपर भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको ये लिखना होता है। अगला देखिए, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को अंकसूची खो जाने पर अंकसूची की द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु व प्रदान करने हेतु एक आवेदन पत्र लिखना है, प्रार्थना पत्र लिखना है। तो इसको भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपकी मार्कशीट खो गई है, आपको एक आवेदन पत्र लिखना है जिससे आप दूसरी मार्कशीट मंगवा सकें। यहाँ पर दिनांक अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। सेवा में सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल। विषय अंक सूची की द्वितीय प्रति प्रदान करने हेतु महोदय नम्र निवेदन है कि मैंने हायर सेकेंडरी बोर्ड की परीक्षा 2000 जितने भी में आपने उत्तीर्ण किया है तो कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरी अंक तालिका कहीं खो गई है, अतः मुझे अन्य विद्यालय में प्रवेश लेनी होती, इसकी दूसरी प्रति चाहिए। इसके संदर्भ में मुझसे संबंधित जानकारी अग्रवत है। ये जानकारी आप लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, ये जो आपको जानकारी देनी है, नाम, पिता का नाम, परीक्षा केंद्र, अनुक्रमांक और पूरा पता आपको देना होता है। ठीक है, और उसके बाद संलग्न 40 रुपये का बैंक ड्राफ्ट। तो ये सब चीज़ें हैं, और यहाँ पर अपना प्रार्थी में लिख देंगे अपना नाम। इस प्रकार से आपके औपचारिक पत्र समाप्त हुए। अब देखते हैं अनौपचारिक पत्र किस प्रकार से आते हैं। अनौपचारिक पत्र जैसे अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें परीक्षा की तैयारी के संबंध में जानकारी दी गई हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा परीक्षा में ये पूछा गया लगातार, और वही सेम क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, अथवा में ऐसे भी पूछ सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर उत्तर में आप ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर आपको सबसे पहले एड्रेस डालना होता है। ठीक है, एड्रेस डाल देंगे 69 महात्मा गांधी मार्ग भोपाल मध्य प्रदेश, दिनांक डाल देंगे। ठीक है, पूजनीय पिताजी। अब कई लोग पूजनीय लिख देते हैं, ये नहीं लिखना है, पूजनीय। सही क्या होता है, पूजनीय होता है, ऐसा होता है सही। ठीक है, तो ये भी गलती पकड़ना है अपन को। ठीक है, क्योंकि जैसे ही तुमने ऐसे लिख दिया पूजनीय तो एग्जामिनर पकड़ लेगा और उसको गोला लगा देगा और एक नंबर तुरंत काट देगा। ऐसे हमें ध्यान रखना है हर चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पर पूजनीय होता है, ये सही लिखा है। ठीक है, साधारण चरण स्पर्श। आपका पत्र प्राप्त हुआ, मेरी परीक्षाएं समाप्त आती जा रही हैं, अतः इस समय विशेष रूप से पढ़ाई करनी पड़ रही है। तो मैं इसको पूरा नहीं पढ़ रहा, आप लोग इसको पूरा पढ़ लेना, जिस हिसाब से आपको अपने लिखना है आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, बस एक बार आप इसको रीड जरूर कर लेना। PDF चाहिए तो आप वेबसाइट है हमारी जानकारीटीच.com, वहाँ पर जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, इस पोस्ट का मैं पोस्ट बना दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने 3 अंक के वाले प्रश्न के लिए वो अपलोड कर दिया है PDF, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। आप जैसे आप गूगल पर जाएंगे जानकारीटीच.com लिखेंगे, पहली वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पर आपको पोस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, होम सेक्शन पे। वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी सेम वही करना है आपको। यहाँ पर पहले तो यहाँ पर एड्रेस डाल देना है, उसके बाद दिनांक डाल देनी है। प्रिय मित्र रजनीकांत, सप्रेम नमस्कार, ऐसे लिखना होता है। उसके बाद पूरा जो इसमें लिखना है आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, तुम्हारा शुभेच्छु पल्लव। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट औपचारिक अनौपचारिक पत्र है मैंने आपको बता दी हैं। अब हम देखते हैं व्याख्याएं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका पोर्शन आ गया है, क्योंकि ये आपको 4 नंबर दिलाएगा, और यदि आपने ठीक से व्याख्या करनी, मतलब व्याख्या सीख ली काव्यांश और गद्यांश की, तो ये 8 नंबर दिलाएगा आपको। ठीक है, देखिए प्रश्न कैसे पूछा जाता है। निम्नलिखित काव्यांशों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। अब उसमें तो एक आएगा, तो उसमें लिखा रहेगा निम्नलिखित काव्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपकी परीक्षा के लिए 4 से 5 आपको काव्यांश और 4 से 5 आपको गद्यांश बताता हूँ, जो कि आपको कर लेने हैं कंप्लीट। ठीक है, इसमें 2 चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला तो किस पार्ट से लिया गया है, कौन सी पुस्तक से लिया गया है, और
इसके लेखक कौन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लेखक और ये पाठ। ठीक है, ये आपने लिख दिया, 1 नंबर आपका संदर्भ का बन जाता है। ठीक है, 1 नंबर आपका प्रसंग का होता है, 1 नंबर व्याख्या का, 1 नंबर काव्य सौंदर्य का होता है। काव्य सौंदर्य क्या होता है अभी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, देखिए, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कर दिया किसी ने झंकर जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। बहुत ही सुंदर ये पंक्तियाँ हरिवंश राय बच्चन के आरोह में संकलित आत्म परिचय से ली गई हैं, और आत्म परिचय आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर ही है। देखिए, संदर्भ कैसे लिखना होता है। संदर्भ में आपको करना क्या है, संदर्भ में केवल एक ही चीज़ लिखनी होती है कि ये कौन से पाठ से लिया गया है, किस पुस्तक से लिया गया है और कवि कौन है, बस ये लिख दीजिए, आपका संदर्भ कंप्लीट है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कविता आत्म परिचय से लिया गया है, इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप लिख देंगे, इसका ये कंप्लीट हो जाएगा। प्रसंग में आपको क्या लिखना है, तो प्रसंग में देखिए, प्रस्तुत प्रसंग में देखिए वो लिखना होता है जो जिसमें जैसे कि इन पंक्तियों के माध्यम से कभी कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, ओवरव्यू, यानी शॉर्ट में आप बता सकते हैं कि इस बारे में बात हो रही है एक्चुअल में, तो वो आपको लिखना होता है। प्रस्तुत पद्यांश में हरिवंश राय बच्चन जी ने आत्म परिचय का सजीव चित्रण किया है। ठीक है, सब लिख सकते हैं, आत्म परिचय का सजीव चित्रण क्या है। उसके बाद देखिए भावार्थ, जो व्याख्या होती है हमारी, भावार्थ देखिए, मैं जग जीवन का भार लिए पढ़ता हूँ, तो सबसे पहले लिख देंगे हम इसमें सुप्रसिद्ध यहाँ पर ये हालावादी है, हालावादी। तो सुप्रसिद्ध हालावादी गीतकार बच्चन जी ने अपने जीवन का बोध कराते हुए वो लिखते हैं कि मेरे जीवन में अत्यंत उत्तरदायित्व एवं जिम्मेदारियां हैं, यानी मैं जग जीवन का भार लिए पढ़ता हूँ। इसका मतलब क्या होगा, मेरे जीवन में अत्यंत उत्तरदायित्व एवं जिम्मेदारियां हैं, मैं उनके प्रति सचेत एवं सजग रहकर उनका निर्वहन भी करता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, यानी कि उनके प्रति सचेत एवं सजग रहकर निवारण करता हूँ। अनेक संघर्षों एवं कठिनाइयों के बावजूद मेरा जीवन स्नेह रस से परिपूर्ण है। स्नेह लिखना है यहाँ पर, स्नेह रस से परिपूर्ण है। ठीक है, तो वही है कि फिर भी मेरे जीवन क्या है, स्नेह रस से परिपूर्ण है। कर दिया किसी ने झंकर जिनको छूकर। ठीक है, अब आगे देखिए, हम आगे देखिए, अनेक संघर्षों एवं कठिनाइयों के बावजूद मेरा जीवन स्नेह से परिपूर्ण है। उसके बाद हो गया, इसमें देखिए, मुझसे प्रेम करने वाले मेरे किसी अपने ने एक बार मेरे मन की वीणा के भावनाओं रूपी तारों को छूकर झंकृत कर दिया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कर दिया किसी ने झंकर जिनको छूकर, उससे मेरा हृदय में प्रेम भरा हुआ है, मैं उसी स्नेहिल प्रेम तरंग के साथ सुखद स्मृतियों में जीता फिरता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ, उसी का मतलब क्या है, उससे मेरा हृदय में प्रेम भरा हुआ है, मैं उसी स्नेहिल प्रेम तरंग के साथ सुखद स्मृतियों में जीता फिरता हूँ। तो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, अब देखिए, ये 1 नंबर आपका काव्य सुंदर का होता है। काव्य सुंदर यदि आप नहीं लिखते हैं तो 1 नंबर कट सकता है। देखिए, काव्य सुंदर में क्या लिखना होता है, कभी अपनी सांसारिक उत्तरदायित्वों के प्रति सजग है, सांसों के तार में रूपक अलंकार है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है, ये सब चीज़ें इसमें लिखनी होती हैं। भाषा किस प्रकार से इसमें है, जैसे कि श्रृंगार रस की उन्मुक्त अभिव्यक्ति हुई है इसमें, भाषा सहज सरल सरस खड़ी बोली है। ठीक है, खड़ी बोली है, हमको समझ में आ रहा है, मैं जग जीवन का भार लिया पढ़ता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिया पढ़ता हूँ, कर दिया किसी ने झंकर जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए पढ़ता हूँ, खड़ी बोली है। तो ऐसे आपको देखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें हम काव्य सौंदर्य में हम इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको लिखना है, तभी आपको पूरा 4 में 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, अगला देखिए, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भरा चिड़िया क्या जाने, लहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। ये आपका है, इसका उत्तर देखिए। संदर्भ आप कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता के बहाने से उद्गृत की गई हैं। इसके कवि कुंवर नारायण हैं। ठीक है, कवि का नाम जरूर याद रखना है आपको, कवि का नाम और कविता का नाम, कौन सी कविता है, ये किससे संकलित है, ये आपका संदर्भ 1 नंबर इसी से तो बनता है। ठीक है, तो ये जो कविता के बहाने, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, ये वाला जो चैप्टर है ये कुंवर नारायण जी ने लिखा है। देखिए, इसमें आप प्रसंग लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में चिड़िया और कविता की उड़ान की तुलना की गई है तथा कविता की उड़ान को चिड़िया की उड़ान से ऊंचा बताया गया है। जो कविता की उड़ान है वो चिड़िया की उड़ान से बहुत ऊंची है। मतलब कवि कहते हैं कि चिड़िया तो है, एक सीमित ही उड़ सकती है, लेकिन कविता कहीं कहीं भी जा सकती है, असीमित उड़ान भर सकती है। देखिए, हम देखते हैं इसको, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, पहली लाइन देखिए, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। देखते हैं यहाँ पर, कवि कहता है कि कविता कवि की कल्पना की असीमित उड़ान है। ठीक है, असीमित उड़ान है जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसे सिद्ध करने के लिए वह चिड़िया का उदाहरण देता है। जैसे कि देख सकते हैं, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, मतलब कि जो कविता की उड़ान है वो चिड़िया क्या ही समझ सकती है, क्योंकि जो चिड़िया का दायरा है बहुत ही सीमित है। देख सकते हैं यहाँ पर आगे उदाहरण देके कहता है कि साथ ही
चिड़िया की उड़ान के बारे में ये भी कहता है कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, किंतु कविता की कल्पना का दायरा असीमित होता है। अर्थात कविता की जो कल्पना की उड़ान है इतनी ऊंची होती है कि बेचारी चिड़िया उसका ओर छोर नहीं जान पाती है। ठीक है, चिड़िया घर के अंदर या घर से दूर तक ही उड़ती है, उसकी उड़ान की अपनी सीमाएं हैं। एक क्षेत्र और एक समय के बाद उसे जमीन पर उतरना ही होता है, परंतु कविता की उड़ान व्यापक होती है। ठीक है, कवि अपनी कविता के माध्यम से भावों की उड़ान की अनंत यात्रा तय करता है। ठीक है, पूरा भाव स्पष्ट करना है हमें इसमें। उसके बाद आगे देखिए, इस घर उस घर, वो हमने देख लिया कि जो कवि वो है चिड़िया, कभी इस घर से उस घर में उड़ती है। ठीक है, और अब आगे देखते हैं कि कविता के पंख लगा उड़ने के माने। यहाँ पर देखिए, एक कवि अपनी कविता के माध्यम से भावों की उड़ान की अनंत यात्रा तय करता है। वो वही मतलब है उसका, कविता उड़ने के माने, मतलब कि कविता के माध्यम से एक अलग ही उड़ान भरता है वो। एक कवि अपनी कविता में कल्पना के पंख लगाकर कहाँ कहाँ तक और कब तक उड़ सकता है, इसका अनुमान सीमित उड़ान वाली चिड़िया भला कैसे जान सकती है, मतलब कैसे अंदाजा लगा सकती है। अतः कविता और चिड़िया की उड़ान की कोई तुलना नहीं की जा सकती है, संभव ही नहीं है। तो ये बहुत ही सिंपल सा है, इसको जरूर कर लें आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 4 नंबर आपको दिलाएगा यदि आप पूछा गया तो। वैसे पूछे ही जाएंगे ऐसे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये सभी जो मैं आपको बता रहा हूँ। इनमें से एक ना एक डेफिनेटली आने के हाई चांसेस हैं, सभी को कंप्लीट करना। काव्य सुंदर देखिए, काव्य सुंदर कविता की अपार संभावनाओं को व्यक्त किया गया है। सरल एवं सहज खड़ी बोली है इसमें। चिड़िया क्या जाने में प्रश्न अलंकार है। मानवीकरण किया गया है। ठीक है, और लाक्षणिकता है। तो ये आप इसमें कुछ विशेषता लिख सकते हैं। और उसके बाद देखिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, छोटा मेरा खेत चौकोना कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, छिड़का बीज वहाँ बोया गया, कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव फूलों से नमित हुआ विशेष। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। ये देखिए कविता छोटा मेरा खेत से लिया गया है। ठीक है, किससे लिया गया है? छोटा मेरा खेत। इसके कवि हैं उमाशंकर जोशी, और आपके आरोह भागों में है संकलित। देखिए इसमें देखिए, इस अंश में कवि ने एक अनूठी कल्पना की है। वह कागजों के प्रश्नों को एक छोटे खेत के समान मानकर कवि कर्म को कृषि कर्म के समान बताता है। यानी कि जो खेती किसानी जो किसान करते हैं, किसान खेतों में करते हैं, और वो अपने जो किसमें कविता लिखता है उस कॉपी के पन्ने को वो मानता है एक खेत मानता है। ठीक है, कवि स्वयं को किसान मानते हुए कहता है कि उसे कागज का पन्ना एक चौकोर खेत की तरह लगता है। जिस प्रकार खेत के चारों कोने होते हैं, उसी प्रकार कागज भी चारों कोने से युक्त होता है। यहाँ पर देखिए, कागज एक पन्ना है, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज कहाँ वहाँ बो गया। तो पहले तो देखिए कागज एक पन्ना है, मतलब जो कागज है एक पन्ना है, कोई अंधड़ कहीं से आया। आगे देखिए आगे देखिए, इसमें इतना हमने देख लिया कि ये पूरा कागज भी चारों कोनों से युक्त होता है। खेत में कोई धूल से युक्त बीज हवा से उड़कर गिर जाता है। वो इसमें बोल रहा है कोई अंधड़ कहीं से आया, गिर जाता है और अंकुरित होकर विकसित हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं इसमें कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बो गया। अंधड़ क्या होता है? जो आंधी तूफान होती है वो, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बो गया। ठीक है, बीज बो गया। अब बीज बो गया, देखिए आगे देखते हैं, अंकुरित होकर विकसित भी हो गया। उसी प्रकार कवि के मन में कोई भावनात्मक आवेग उमड़ा और वह उसके कागज रूपी खेत में विचार का बीज बोकर चला गया। ठीक है, जैसे कि कोई आंधी तूफान आती है, उससे बीज खेत में चला गया और विकसित हो गया, उसी प्रकार देखिए कवि के मन में कोई आवेग उमड़ा और वह उसी कागज रूपी खेत में अपने विचार व्यक्त कर देता है, और जिससे एक नई कविता उत्पन्न हो जाती है। यानी कि नए बीज का, जैसे कि खेतों में क्या होता है, बीज से बन के विकसित पौधा बन जाता है, उसी प्रकार से कविता भी बन जाती है। वही इसमें बोलना चाह रहा है कवि। देखिए, क्षण का बीज वहाँ बो गया, कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। यानी कि जैसे कोई यहाँ पर आंधी आई, तूफान आया, वो बीज लाया, वो बीज अंकुरित होकर कोई पौधा बन गया, वैसे ही मेरे इस पेज रूपी खेत में, यानी इस पन्ना रूपी खेत में मुझे कोई आवेश, मेरे मन में कोई आवेग आया जो मुझे कविता लिखने को, मतलब कविता की रचना करने के लिए एक प्रकार से मोटिवेट कर गया। देख सकते हैं यहाँ पर पूरा भाव आप समझ सकते हैं, पूरा अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, पूरा इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आप एक बार समझ लेंगे तो आप पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर पूरा वो बताया गया कि जैसे कि रसायन वगैरह ये सब। देखिए, जिस प्रकार धरती में बोया बीज विभिन्न रसायनों, हवा, पानी, खाद आदि को पीकर स्वयं को गला देता है, उससे नए अंकुर पत्ते फूटते हैं, उसी प्रकार से यह विचार का बीज कल्पना के सभी सहायक पदार्थों को पी गया तथा इन पदार्थों से कवि का अहम समाप्त हो गया। तब उससे
सर्वजन हिताय रचना का उदय हुआ तथा शब्दों से अंकुर फूटने लगे। फिर उस रचना के एक संपूर्ण रूप फिर उसने एक रचना का संपूर्ण रूप ले लिया, जिससे पाठक का मन अनंत काल तक प्रफुल्लित हो गया। इसी तरह खेतों में भी बीज विकसित होकर पौधे का रूप धारण कर लेता है तथा पत्तों और फूलों को से लदकर झुक जाता है, जिससे सभी का मन आनंदित हो जाता है। ठीक है, बहुत ही शानदार ये कविता है। उमाशंकर जोशी जी की कविता छोटा मेरा खेत से लिया गया है। ठीक है, इसको अच्छे से कंप्लीट करना आप लोग। कविता ने कल्पना के माध्यम से रचना कर्म को प्रस्तुत किया है, व्यक्त किया है। रूपक अलंकार है इसमें। कवि ने खेती और कविता की तुलना सूक्ष्म ढंग से की है। पल्लव उस पर गल गया में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, दूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जोलाहा कहो काहू को बेटी सो बेटो ना व्याहो, काहू को जाति बिगाड़ ना सो, तुलसी सरनाम गुलामू है राम को, जाको रचो सो कहे कछु ओ, मांगो के खैबे मसीत को सोईबो, लबे को एकुना देव को दो। ठीक है, ये तुलसीदास जी द्वारा रचित कविता बलि से लिया गया है। ठीक है, उत्तराखंड से। और ये इसके रचयिता तुलसीदास जी द्वारा हैं, रचना इसकी द्वारा की गई है। अब इसमें देखिए, इसको समझाइए आप लोग। प्रसंग देख लीजिए पहले तो। सवैया है ये। सवैया छंद में कवि ने जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर राजनीति करने वाले ठेकेदारों पर व्यंग्य किया है तथा भिक्षावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह कर अपने सभी कार्यों के लिए स्वयं को अपने आराध्य राम पर आश्रित बताया है। ठीक है, धूत कहो अवधूत कहो, मतलब कि आप मुझे कुछ भी कहो, मुझे कोई मतलब नहीं आपसे। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, कभी समाज में व्याप्त जातिवाद धर्म का खंडन करते हुए कहता है कि भाई श्री राम का भक्त है। समाज में चाहे धूत कहें या पाखंडी कहें, मुझे सन्यासी कहें या राजपूत कहें अथवा जुलाहा कहें, मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे अपनी जाति या नाम की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना है। यहाँ पर लिखा हुआ ना, काहू को बेटी सो बेटे न ब्याह, काहू को जाति बिगाड़ न सो। ठीक है, और ना ही किसी की जाति बिगड़ना चाहता हूँ। तुलसीदास जी कहना चाहते हैं, मैं तो राम के दास के रूप में प्रसिद्ध हूँ, उसमें पूर्णतः समर्पित हूँ। जिससे मेरे बारे में अच्छा लगे वह कह सकता है, अर्थात समाज की हंसी मुझ पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। मैं मांग कर खा सकता हूँ, मस्जिद में निश्चित होकर सो सकता हूँ। यहाँ पर वही लिखा हुआ ना, तुलसी सरनाम गुलामू है राम को, जाको रचे सो कहे कछु ओ, मतलब जिसको जो कहना है कहने दो। मांग के मैं खा सकता हूँ, मस्जिद में सो सकता हूँ। उसके बाद आगे क्या है, लेबो को एकुना देव दो, यहाँ पर आगे देख सकते हैं। ठीक है, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, मतलब लेबो को मतलब किसी कोई लेना देना नहीं है। संक्षेप में कभी का समाज से कोई संबंध नहीं है। वह अपने सभी कार्यों के लिए अपने आराध्य श्री राम जी पर आश्रित हो और अपनी धुन में ही व्यस्त है, अर्थात वह राम का समर्पित भक्त है। ठीक है, ये काव्य सुंदर भी लिख सकते हैं कवि ने। ये इसमें देख सकते हैं समाज के अपेक्षों से दुखी है वो, और पूरा इसको आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर बहर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। ठीक है, वही कविता है कुंवर नारायण जी की कविता के बहाने, उसका ही अंश है ये, देख सकते हैं। बच्चों की क्रीड़ा, कविता को बच्चों की क्रीड़ा के समान व्यक्त किया है। ठीक है, इसको देख सकते हैं। कवि ने इस काव्यांश में कविता को एक छोटे बच्चे के समान बताया है। कविता भी एक खेल के समान है। जिस प्रकार बच्चों के अलग अलग खेल होते हैं, इसी प्रकार कविता भी अलग अलग शब्दों के खेल खेलती है। बच्चे घर के भीतर बाहर, इस घर उस घर, और ऐसे मानो कि सभी घर उनके लिए ही हैं। उसी तरह कविता के लिए भी कोई एक घर नहीं होता है, सभी घर कविता के लिए समान हैं। जिस प्रकार बच्चों के खेल के लिए समान है। अंत में कवि कहता है कि बच्चे जानते हैं कि खेल कैसे खेलते हैं। उसके बाद काव्य सुंदर में आप समझा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए व्याख्या गद्यखंड से देख सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, फिर भी हम देखते हैं गद्यखंड में मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। कवि का नाम याद रखिए, फिर अपने हिसाब से उसको लिख सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं भक्तिन पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता यानी लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं, और इस काव्यांश में बताया गया है। देख सकते हैं प्रस्तुत गद्यांश में लेखिका ने भक्तिन का परिचय दिया है, जो पूर्ण रूप से देहादिन है तथा पहली नौकरी ढूंढती हुई लेखक के पास आई थी। ठीक है, और इसमें व्याख्या आप अपने हिसाब से समझा सकते हैं। विशेष में कुछ ऐसा लिख देंगे जैसे इसमें भाषा कैसी है, इसमें संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया गया है, कौन सी खड़ी बोली है, क्या है, ये सब लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, ऐसे आप लिख देंगे। देखिए, मन रम गया तो भरे भादों में भी निर्घात फूलता रहता है। ये इसमें सीरीज के फूल से लिया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद दोधी इसके लेखक हैं। ठीक है, इसमें बताया गया है। इसमें देखिए सीरीज को कालजयी अवधूत कहा गया है, क्योंकि भयंकर गर्मी लू उमस आदि के बावजूद भी जो सीरीज का पेड़ है फूलों से लदा हुआ मिलता है। ठीक है, तो सीरीज के फूल की यहाँ पर सीरीज के जो फूल है उससे ये लिया गया है। सीरीज के पौधे पेड़ की बहुत इसमें उसका वर्णन किया गया है। ठीक है,
व्याख्या भी आप देख सकते हैं, काफ़ी लंबी है लेकिन आप अपने हिसाब से पढ़ के एक बार समझ सकते हैं। बाजार को, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ। बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है। ये बाजार दर्शन से लिया गया है, जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा लिखित है। ठीक है, लेखक के अनुसार बाजार और ग्राहक की सार्थकता केवल प्रयोजनीय वस्तुओं के खरीदने पर हो सकती है। अनावश्यक वस्तु खरीद कर हम अपना और बाजार का नुकसान भी करते हैं। ठीक है, ये व्याख्या हो जाएगी और ये इसका विशेष हो जाएगा। ठीक है, उसमें हम काव्य सौंदर्य लिख सकते हैं, इसमें विशेष लिख सकते हैं। ठीक है, रात्रि की विभीषिका को सिर्फ ये पहलवान की ढोलक वाले पाठ से है, फणीश्वरनाथ रेड्डी द्वारा लिखित है, तो इसको भी कर लेना आप लोग। ठीक है, ये देख लीजिए, आप संपूर्ण कर लीजिए कंप्लीट। अब देखते हैं अंत में आपका निबंध लेखन देख लेते हैं। 4 अंक वाले जो निबंध, आपका 4 नंबर का एक प्रश्न आता है 4 अंक में। ठीक है, तो निबंध लेखन में देखिए जो इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण प्रदूषण का आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, और शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट वाला भी कर सकते हैं आप लोग। विद्यार्थी जीवन में खेलों का महत्व, ठीक है, स्वस्थ जीवन में तो खेलों का महत्व, ये कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट एक वो है आपका विज्ञान वाला कर सकते हैं, लेकिन विज्ञान वाला उतना शायद 12th में ना आए, फिर भी आप लोग ये तो करके ही रखना, पर्यावरण प्रदूषण, शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट और विद्यार्थी जीवन में अनुशासन। ये 4 निबंध आपको मैं बता रहा हूँ, इनमें से एक ना एक आपको डेफिनेटली मिल जाएगा परीक्षा में। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। PDF के लिए आप वेबसाइट पर चले जाइए, वेबसाइट का नाम है जानकारीteach.com। गूगल पे सर्च करेंगे या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, और प्लेलिस्ट मैंने बना दी है 12th की, तो वो सभी वीडियो देख लेना आप लोग। ठीक है, जिसमें मैंने आपको 2 अंक की या 3 अंक की कंप्लीट करा दिया और 4 अंक के भी। ठीक है, अब रही ऑब्जेक्टिव के, तो ऑब्जेक्टिव भी मैं आपको जल्द से जल्द बनाने के प्रयास कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव भी डाल दूंगा संपूर्ण, तो वो भी आप देख लेना। ठीक है, अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।